everyone, this is your aesthetic narrator. So आज मैं आपके साथ जो बुक शेयर करने वाली हूँ ना, वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है. ऐसी बुक है जिसके हर पेज को रीड करने के बाद आपको लगेगा कि नो, ये पॉसिबल नहीं है. एक बहुत ही अलग परसेप्शन इस बुक में दिखाया गया है, बताया गया है, जिसे रीड करने के बाद ना ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने आईना दिखा दिया है. सो आपके मेरे जितने भी बिलीव्स है ना सोशल लाइफ को लेकर, लाइक सोसाइटी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस चीज़ को लेकर, वो चीज़ें ना बिल्कुल ये बुक बिल्कुल चकनाचूर कर देने वाली है. आई वुड से हमारे सारे थॉट्स एंड सारे के सारे बिलीव को ये बुक ब्रेक करने वाली है, चैलेंज करने वाली है. सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है. ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सब अपने लाइफ में फेस करते हैं और इससे रिलेट कर सकते हैं. तो इस बुक को मैं रिवील नहीं करूँगी. मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने अगेन इसकी दोनों ही कॉपीज़ ली है, इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश में मैंने रीड किया है, फिर हिंदी में उससे आपके लिए स्क्रिप्ट रेडी किया है. एंड ट्रस्ट मी, इस बुक की स्क्रिप्ट रेडी करने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लगा है, क्योंकि ये ऐसा है ना कि दो लोग गपशप कर रहे हैं और उनकी बातों को सुनकर मैं अपने वर्ड्स में एक स्क्रिप्ट बनाई हूँ. तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस बुक एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप इस बुक को अपने लिए ज़रूर परचेज करें. ये ऑडियो बुक्स या कोई भी समरी ना बुक्स को जस्टिफाई नहीं कर सकती है. इट्स जस्ट दैट कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप ये बुक अपने लिए ज़रूर परचेज करें. एंड अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, अगर मेरी स्क्रिप्ट पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. इट विल मीन अ लॉट टू मी. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये पूरी ऑडियो बुक समरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए एंड काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहे. सो नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट. क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में कौन हैं? क्या आपने कभी फील किया है कि सोसाइटी और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का आपके थॉट्स एंड डिसीजंस पे कितना बर्डन होता है? आर यू अ पर्सन हु कैन नॉट से नो? क्या आपके साथ यूजुअली ऐसा होता है कि आप किसी को ना बोलना चाहते तो हैं किसी चीज़ या किसी काम के लिए, बट स्टिल नहीं बोल पाते? क्या आपको किसी का हेट कमेंट या आपको डिसलाइक करना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है? क्या आप भी ये मानते हैं कि पीपल कांट चेंज एंड द वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लिकेटेड? दुनिया को समझना या उसमें सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो ये बुक आपके इस माइंडसेट को हिला के रख देगी. एक यंग इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत फाइट कर रहे हैं, काफ़ी जूझ रहे हैं, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वो एक फिलोसोफर से मिलते हैं, एक ऐसे मेंटोर जो बहुत ही ज़ेन मोड में है, जो काफ़ी शांति से पेशेंटली उस यंग बॉय की सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं. जब हम साइकोलॉजी या फिलॉसफी के बारे में सोचते हैं तो वी थिंक ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टर्म्स एंड सेंटेंसेस, राइट? बट ये बुक इस वे में लिखी गई है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसके कॉन्सेप्ट्स को इजीली अच्छे से समझ सकता है. इशिरो किशिमी एडलेरियन साइकोलॉजी में बेहद भरोसा करते हैं. वो यंग लोगों को काउंसलिंग भी देते हैं और साथ ही जापानीज सोसाइटी ऑफ एडलेरियन साइकोलॉजी में काउंसलर एंड कंसल्टेंट भी हैं. इस बुक के को ऑथर फ्यूमिताके कोगा एक अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, जिन्होंने कई नॉन फिक्शन एंड बिजनेस रिलेटेड बुक्स लिखी है जो बेस्ट सेलर्स रही है. सो गाइज, इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो बेसिकली 5 डिफरेंट नाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हर एक नाइट में यूथ एंड फिलोसोफर के बीच हुए कॉन्वर्सेशंस को, हर एक नाइट उनके सारे डिस्कशन को रिप्रेजेंट करता है. हर नाइट के डिस्कशंस के टॉपिक्स काफ़ी डिफरेंट हैं, एंड जैसे जैसे एक एक नाइट हम कवर करेंगे वैसे वैसे हमारे लाइफ से जुड़े काफ़ी सारे मिथ भी ब्रेक होते जाएंगे. सो नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट. द फर्स्ट नाइट, डिनाई ट्रॉमा.
ऑलमोस्ट 20 इयर्स का यूथ जो एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था, वो काफ़ी क्यूरियस नेचर का था एंड लाइफ की कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने वो एक फिलोसोफर के पास जाता है जिनकी सबसे फेमस टीचिंग थी कि उन्हें इस बात पर एक्सट्रीम ट्रस्ट था कि लाइफ बहुत ही इजी एंड सिंपल है एंड उनका ये मानना था दैट द वर्ल्ड इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, रादर इट्स अस हु आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। उसने यूथ को बताया कि उसके ये सारे बिलीव्स अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी पर बेस्ड है, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड पावर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर काफ़ी रिलाई करते थे, विच मीन्स ये पता लगाना कि ह्यूमंस को अपनी वेल बीइंग के लिए क्या करना चाहिए। यूथ सबसे पहले फिलोसोफर से चेंज यानी लाइफ में बदलाव को लेकर उनके व्यूज जानना चाहता था, बिकॉज वो खुद अपनी लाइफ में चेंज चाहता था। उसे काफ़ी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था एंड हमेशा उसे ऐसा लगता था कि वो दूसरों जितना स्मार्ट, एजुकेटेड या सक्सेसफुल नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 था एंड इन सारे रीजंस की वजह से वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करता था एंड कम्प्लीटली अपने आप को चेंज करना चाहता था। उसे ये वर्ल्ड मिस्टीरियस लगती थी एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। फिलोसोफर उसे समझाते हैं कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड सीम्स कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस टू यू, बट इफ यू चेंज द वर्ल्ड विल अपीयर मोर सिंपल टू यू, as the issue is not about how the world is, but about how you are. अपनी ये बात फिलोसोफर एग्जाम्पल से समझाते हुए बताते हैं कि कुएं का पानी जब कोई विंटर या सर्दियों में यूज़ करता है तो उसे वो पानी गर्म लगता है, whereas जब वो सेम कुएं के पानी को समर्स में यूज़ करता है, गर्मियों में यूज़ करता है ना, तो उसे वो काफ़ी ठंडा लगता है। जबकि रियलिटी में कुएं का पानी हर जगह और हर मौसम में ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर का होता है, एट अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस, which is an objective number and stays same to everyone all year round who measures it. So the way it seems to us depends on कि weather कैसा है, summers है या winters है। So ये कोई illusion नहीं, fact है। लेकिन पानी आपको ठंडा या गर्म लगेगा, ये आपके एनवायरनमेंट या आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी लाइफ या अपने प्रॉब्लम्स को किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं वो मायने रखता है। इसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए फिलोसोफर समझाते हैं कि लोग अगर चाहे तो खुद को और अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, अगर वो सच्चे दिल से बदलना चाहे तो। एंड इस बदलाव के लिए आपका पास्ट मैटर नहीं करता, बिकॉज वो पास्ट था, लेकिन आपका फोकस प्रेजेंट पे होना चाहिए। सो हाउ टू चेंज योर लाइफ? फिलोसोफर कहते हैं कि आप किसी भी समय खुद को बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उस चेंजेस के लिए ज़रूरी स्टेप्स आप नहीं लेते एंड अपने पास्ट में ही उलझे रहते हैं। एडलरियन साइकोलॉजी हमें बताती है कि अपने पिछले कारणों के बारे में ना सोचते हुए हमें अपने आज के गोल्स के बारे में सोचना चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमें याद रखना है कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को डिसाइड नहीं करता है। इनफैक्ट इसका वो मतलब होता है जो हम अपने पास्ट के लिए बनाते हैं। हमारे ना बदल पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो ये कि आप चेंज होने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही नहीं लेते एंड ऐसा करने से आप कभी अपने ड्रीम्स भी अचीव नहीं कर सकते। एंड दिस इज द वे टू लिव विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पास्ट। यूथ फिलोसोफर के ये सारी बातें समझने की कोशिश तो करता है, बट उनके एक बात से वो बिल्कुल भी अग्री नहीं कर पाता कि हमारा पास्ट मैटर ही नहीं करता और हम चाहे तो बदल सकते हैं। उसे ये बात बिल्कुल बकवास लगती है एंड अनएक्सेप्टेबल लगती है।
क्योंकि बचपन से ही उसे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला था एंड उसके फ्रेंड्स भी उसे परेशान करते थे, जिसकी वजह से बचपन से ही यूथ के मन में एक इनसिक्योरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गई थी, जो उसके प्रेजेंट को भी हमेशा ही अफेक्ट करती थी। उसे फिलोसोफर की बातों से लगा कि अगर पास्ट मैटर ही नहीं करता तो क्या इसका मतलब है कि बीते हुए कल का दुख या तकलीफ, सारे स्ट्रगल्स, ट्रॉमा, ये सब एक झूठ है। फिलोसोफर समझाते हैं कि वो ट्रॉमा, सदमा या किसी जख्म पर बिलीव ही नहीं करते एंड अल्फ्रेड एडलर भी यही मानते थे। एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, जो यूजुअली अपनी थ्योरीज में ट्रॉमा का मेंशन किया करते थे। वो हमेशा यही मानते थे कि ह्यूमंस के प्रेजेंट में हो रहे पेन या प्रॉब्लम्स का रीजन उसके पास्ट के ट्रॉमास ही हैं। लेकिन एडलर इस बात से अग्री नहीं करते थे। उनका बिलीफ है कि किसी भी इंसान के सक्सेस या फेलियर का रीजन कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि उन एक्सपीरियंस से होने वाली लर्निंग्स, लेसन्स या टीचिंग्स है। इन अदर वर्ड्स, हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, बल्कि हमने सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया ये मैटर करता है एंड हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप देता है। एंड यही एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स हमें आने वाले लाइफ में गाइड करते हैं। तो ही कंक्लूड्स सेइंग दैट ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए यूथ फिलोसोफर से पूछता है कि हमें इतना गुस्सा क्यों आता है एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट। फिलोसोफर समझाते हैं कि हम अपना गुस्सा सिर्फ उन लोगों पर निकालते हैं जो हमें जवाब नहीं दे सकते हैं, जैसे ऑफिस में हमारे सबऑर्डिनेट्स, या फिर एज में हमसे छोटे लोग, या हमारी फैमिली में छोटे से बच्चे, या फिर स्टेटस में हमसे छोटे लोग, एक्सेट्रा। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने एल्डर्स और अपने बॉस, इन सब के सामने अपना गुस्सा कभी नहीं निकालते, बल्कि हम समहाउ एडजस्ट कर लेते हैं। इससे ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि हम सभी में कैपेबिलिटी होती है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हैं। इस बात को फिलोसोफर एक स्टोरी से एक्सप्लेन करते हैं। एक दिन एक माँ और बेटी काफी लाउडली लड़ाई कर रहे होते हैं एंड सडनली माँ के फोन की घंटी बजती है। जैसे ही माँ फोन उठाती है एंड उन्हें रियलाइज होता है कि कॉलर उनकी एक कलीग है, द टोन ऑफ अ वॉइस सडनली चेंज्ड एंड वो बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करने लगती है एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 मिनट उनका कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। बट जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है, इन अ मोमेंट अगेन उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है एंड फिर से वो अपनी बेटी को डांटने लगती हैं पूरे गुस्से के साथ। इट्स अ प्रूफ कि एंगर को हम एज अ टूल यूज करते हैं किसी को ओवरपावर करने के लिए विद अ लाउड वॉइस, एंड हम जब चाहे इसे आराम से कंट्रोल भी कर सकते हैं। विच मीन्स एंगर इज अ टूल और मीन्स टू अचीव अ गोल। इसलिए हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। रिमेंबर, वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इमोशंस, रादर वी शुड कीप आवर इमोशंस अंडर कंट्रोल। सो इस बारे में काफी देर बात करने के बाद यूथ फिलोसोफर को बताता है कि वो अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना चाहता है एंड उसे लगता है कि अगर वो किसी और की तरह बन जाएगा तो ही उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो काफी खुश रह सकेगा। वो कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन की तरह बनना चाहता है एंड वो एक्चुअली अपने आप को हेट करता है हर उस चीज के लिए जो वो खुद है। हम सबके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो जरूर होता ही है। हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं, हमारे अंदर काफी सारे फ्लॉज हैं एंड हम भी विश करते हैं कि काश हम किसी और की तरह बन जाते जिन्हें हम एडमायर करते हैं, या फिर लोगों की हैप्पीनेस को देखकर हमें गुस्सा आता है, जेलसी होती है, या ऐसा लगता है कि हम कभी खुश नहीं हो सकते या हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता।
एंड स्पेशली आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया में जो भी लोग एक्टिव हैं उन्हें तो ये फीलिंग आई एम श्योर ज़रूर आती होगी, क्योंकि दूसरों की लाइफ को देखते हुए हमें यूजुअली ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, बट हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा पैथेटिक या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ या अपने आप को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। फिलोसोफर समझाते हैं दैट वी आर अनेबल टू फील रियली हैप्पी बिकॉज हमने अपने आप से प्यार करना नहीं आता, हमने ये कभी नहीं सीखा, एंड खुद को पसंद करने के लिए हम विश करते हैं कि काश हम फिर से किसी और की तरह या किसी और की जगह रीबॉर्न हो जाते। हम किसी और की तरह बनने की होप में खुद क्या है इसे कहीं भूल ही जाते हैं। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम खुद को इतना हेट ना करें, दूसरों की अच्छाई को सीखें ज़रूर, लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी ना बनते हुए खुद को एक्सेप्ट करें। फिलोसोफर कहते हैं कि इट्स ओके फॉर यू टू बी यू। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट what one is born with, but what use one makes of that equipment. We must always focus on what we actually want to improve in ourselves. फिलोसोफर आगे समझाते हैं कि यूजुअली हमारा पास्ट या हमारा फेलियर हमारे डर एंड एंजाइटी का रीज़न बन जाता है, एंड हम दुनिया को एज अ स्कैरी वर्ल्ड देखने लगते हैं। लेकिन ये डर सिर्फ एक एक्सक्यूज है अपनी लाइफ में चेंजेस ना लाने के लिए। फिलोसोफर सेज दैट यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट एंड यू आर द वन हु डिसाइड्स योर ओन लाइफ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये डर हमारे लाइफ के अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है, एंड अल्टीमेटली हम खुद अनहैप्पीनेस को अपनी लाइफ के लिए चूज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना बदलने का पाथ चूज कर लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें एडलेरियन साइकोलॉजी का यूज करना होगा, जो कि करेज की फिलॉसफी है। इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हमारा एनवायरनमेंट या पास्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंड वी शुड नॉट बिलीव दैट वी लैक एलिजिबिलिटी। लेकिन ट्रूथ ये है कि हम अपने गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज वी लैक द करेज। इसलिए रियल हैप्पीनेस पाने के लिए हमें हिम्मत रखनी होगी और अपने काम को पूरे भरोसे एंड डेडिकेशन के साथ करना होगा। ओनली देन विल बी एबल टू कम आउट ऑफ आवर ट्रॉमा और शॉक एंड अचीव द रियल हैप्पीनेस ऑफ आवर लाइफ्स। इस इंटेंस कॉन्वर्सेशन के बाद यूथ अपने घर के लिए रिटर्न हो जाता है, एंड एक वीक के बाद वो फिलोसोफर से मिलने वापस आता है। एक बार फिर उनका कॉन्वर्सेशन शुरू होगा हमारे सेकेंड नाइट के डिस्कशन में। लेकिन फर्स्ट नाइट के डिस्कशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो यूथ को हिला के रख देता है, जैसे कि पास्ट डज नॉट मैटर, या फिर ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर कि हम चाहते तो ज़रूर हैं कि ज़िंदगी में बदलाव आए, लेकिन उसके लिए कभी भी ज़रूरी स्टेप्स नहीं उठाते। इन कॉन्वर्सेशंस को सोचते हुए, बहुत सारी चीज़ों से डिनाई करते हुए, थॉट्स देते हुए यूथ अपने घर को लौट जाता है। द सेकेंड नाइट, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। यूथ फिलोसोफर से कहता है कि लास्ट वीक हुए दोनों के कॉन्वर्सेशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी कोशिश की खुद को लाइक करने की, अपने अंदर पॉजिटिविटी देखने की, बट जितनी भी कोशिश मैंने की आई कुडंट फाइंड एनीथिंग एक्सेप्ट शॉर्टकमिंग्स। हर चीज़ में मुझे सिर्फ कमी ही दिखती है। आई कैन सी नो रीज़न व्हाई आई शुड स्टार्ट लाइकिंग माई सेल्फ। यूथ का सेल्फ एस्टीम एक्सट्रीमली लो था, एंड उसे अपने अंदर एक भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिला। फिलोसोफर उसे समझाते हैं कि उसे अपने अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिला क्योंकि उसने खुद को नापसंद करने का रेजोल्यूशन अपने दिमाग में पहले ही बना लिया है।
इस बात से यूथ एक सेकंड में ही डिसएग्री करता है एंड ये पॉइंट तो सच में हम सबसे भी डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी पर्सन खुद को डिसलाइक करने का डिसीजन बिना किसी रीजन के आखिर क्यों लेगा। यूथ इसे जस्टिफाई करने के लिए फिलोसोफर को बताता है कि उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ख़राब है, उसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और वो हर बात की या हर सिचुएशन को एक निराशावादी दैट इज पेसिमिस्टिक अप्रोच से ही देखता है। वो अपने फेस एंड बॉडी से भी काफ़ी नाखुश है और इस वजह से काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस भी है। इसके साथ उसे हमेशा दूसरों से डिस्ट्रस्ट ही रहता है एंड वो कभी दूसरों पे भरोसा कर ही नहीं पाता। यूथ की ये सारी बात सुनकर फिलोसोफर बताते हैं कि यूथ अपने आप को इतना नापसंद और सिर्फ अपने शॉर्टकमिंग्स पे इतना फोकस करते हुए खुद को पसंद ना करने का पाथ इसलिए चूज करता है क्योंकि ही इज ओवरली अफ्रेड ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल and getting hurt in his interpersonal relationships। वो इस बात से हद से ज़्यादा डरा हुआ है कि लोग उसके बारे में खराब बोलेंगे, उसे नापसंद करेंगे, हेट करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, जिसका इम्पैक्ट यूथ के मन में गहरा घाव बना देगा जिसे वो कभी ओवरकम नहीं कर पाएगा। और इन सारी सिचुएशंस में इंटैंगल्ड होने के बजाय या फंसने के बजाय इट वुड बी बेटर कि किसी के साथ रिलेशंस ही ना बनाओ। इन अदर वर्ड्स, यूथ का अल्टीमेट गोल ही है टू नॉट गेट हर्ट इन हिज रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। सो गाइस, ऐसा कुछ तो हमारे साथ भी होता ही है ना। अगर हमें कभी किसी ने लाइफ में बहुत हर्ट किया हो तो हम उस पेन से बाहर नहीं आ पाते एंड साथ ही नए रिलेशंस बनाने से भी डरते हैं। उसके बाद कोई कितना भी एफर्ट करे, हमारे मन में उसके लिए डाउट्स ही रहते हैं। लगता है कि अगर भरोसा किया तो फिर से हर्ट हो जाएंगे एंड इस वजह से खुद को एक शेल में क्लोज कर लेते हैं एंड धीरे धीरे सबसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। बट फिलोसोफर यहाँ समझाते हैं कि इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल टू नॉट गेट हर्ट इन योर रिलेशंस विद अदर पीपल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप कभी किसी से भी हर्ट हो ही ना और ना ही किसी को हर्ट करें। अल्फ्रेड एडलर भी यही कहते हैं कि टू गेट रिड ऑफ वंस प्रॉब्लम्स all one can do is live in the universe all alone। मतलब अगर खुद की सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको इस ब्रह्मांड में अकेले ही रहना होगा, लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। फिलोसोफर समझाते हैं कि यूथ को रिजेक्शन से काफ़ी डर लगता था और इससे पहले कि दूसरे उसे रिजेक्ट करें, उसने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया था। उसे लगा कि ऐसा करके वो खुद को हर्ट होने से बचा लेगा। फिलोसोफर बताते हैं कि एडलरियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी हर प्रॉब्लम्स के पीछे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, विच मीन्स कि हमारी हर प्रॉब्लम में दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्वॉल्व हैं। यूथ को ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अजीब लगा एंड इलॉजिकल भी कि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स में किसी और का, किसी दूसरे का रिलेशन या इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है। बट फिलोसोफर कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज वरी दैट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द इंडिविजुअल। उनके अकॉर्डिंग सो कॉल्ड इंटरनल वरी एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड हर वरी में किसी ना किसी वे में दूसरे लोगों का शैडो होता ही है। यूथ फिलोसोफर को बताते हैं कि उनके अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है। वो जब भी न्यूज़पेपर में किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं जो उनके एज के अराउंड है तो उन्हें इन्फीरियॉरिटी या हीनता वाली भावना उन पे डोमिनेट करने लगती है। जब वो अपने दोस्तों को या आसपास के लोगों को खुश देखता है या सेलिब्रेट करते हुए देखता है तो उसे काफ़ी चिढ़ या नफरत या फ्रस्ट्रेशन होने लगती है।
उसे अपने लुक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम और सोशल स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब उन्हें फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी से छलनी कर देती है। यूथ की ये सारी बात सुनकर फिलोसोफर खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि किसी ज़माने में वो अपनी हाइट को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हुआ करते थे। वो बहुत छोटे हाइट के थे एंड लोग हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। बट टाइम के साथ एंड डीप स्टडी के बाद उन्हें समझ आया कि हमारी बाकी इनसिक्योरिटीज़ की तरह हमारे अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी इसलिए है क्योंकि हम उसे वैल्यू देते हैं। सिंपली कहें तो ये हमारी सब्जेक्टिव यानी खुद की फीलिंग है, जो खुद को दूसरों से कंपेयर करने से आती है। एंड इस सब्जेक्टिव फीलिंग की वजह से हमें या तो अच्छा लगता है या तो बुरा। अपनी कम हाइट को लेकर फिलोसोफर की सब्जेक्टिव फीलिंग उन्हें हमेशा बुरा फील कराती थी, बट एक बार उनके एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि उसकी कम हाइट की वजह से वो काफ़ी फ्रेंडली एंड ट्रस्टवर्दी लगते हैं। याद रहे, ये फीलिंग भी उनके फ्रेंड के मन का एक सब्जेक्टिव फीलिंग ही था। तब फिलोसोफर को समझ आया कि इस सब्जेक्टिविटी के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे लेते हैं एंड हैंडल करते हैं। इसलिए हमें हमारे इन्फीरियॉरिटी के फीलिंग को एक सब्जेक्टिव मैटर समझकर इन्फीरियर फील करना बंद कर देना चाहिए। अल्फ्रेड एडलर मानते हैं कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी हर किसी के अंदर होती है एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, as people have the universal desire to improve or hoping to improve, and इस phenomena को एडलर टर्म देते हैं pursuit of superiority, मतलब हमेशा खुद को बेहतर बनाने की चाहत रखना। और इसलिए वो inferiority की प्रॉब्लम को एक लॉन्च पैड की तरह मानते हैं। अगर कोई इसे सही तरह से यूज़ करे तो ये इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग हमें ग्रोथ, एम्पावरमेंट एंड सक्सेस के पाथ पर ले जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये एक सही अप्रोच है। ऑन द अदर हैंड, कोई अगर ये सोचे कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं कभी दूसरों से आगे नहीं बढ़ सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पर्सन अपने माइंड में एक नेगेटिव सब्जेक्टिव असम्पशंस बना रहा है एंड उसे एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आने के लिए। इसलिए हमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को एक्सक्यूज ना बनाते हुए उसे एक ड्राइविंग फोर्स बनाना होगा अपनी सक्सेस के लिए। फिलोसोफर से परस्यूट ऑफ सुपीरियॉरिटी के कॉन्सेप्ट को सुनकर यूथ थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट की टेंडेंसी है टू थिंक एंड हैव अ डिजायर टू बी सुपीरियर टू अदर पीपल, क्योंकि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होते एंड दूसरों से भी और ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश में एक कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं, जो एक मेजर इशू है हमारे अनहैप्पीनेस का। फिलोसोफर यूथ को समझाते हैं कि हमारी लाइफ में विनिंग एंड लूजिंग ही सब कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमें ऐसे एनवायरनमेंट से हमेशा खुद को दूर रखना चाहिए जहाँ सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, विनिंग या लूजिंग। वो एग्जाम्पल देते हैं कि चाइना एंड जापान दो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ कंपटीशन तो है बट वो ओवरऑल कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वेराज यूएस एंड जर्मनी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल विनिंग पे फोकस करती है। यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको हमेशा टॉप पोजीशन मेंटेन करना पड़ता है एंड आप विनर हो या लूजर, दोनों ही कंडीशन में आप स्ट्रेसफुल एंड दुखी ही रहते हैं, क्योंकि लूजर बनने पर आप दुखी तो होते ही हैं लेकिन विनर भी कॉन्स्टेंटली अपने सक्सेस को मेंटेन करने के लिए वरिड रहते हैं।
इसलिए जब हम एक नैरो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से काम करेंगे तो हम पर किसी तरह से कोई बर्डन नहीं होगा एंड इस माइंडसेट से हम स्ट्रेस फ्री होकर सक्सेस को इजीली अचीव कर पाएंगे। एंड इसके लिए हमें हमारे कॉम्पिटिटर को राइवल नहीं, इनफैक्ट फ्रेंड, कॉमरेड मानना चाहिए, which would also lead to self improvement। यूथ फिलोसोफर से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि हमारा अपीयरेंस, पर्सनालिटी, लुक्स या ये सारी चीजें कितना मैटर करता है। हाउ मच डज आवर एक्सटर्नल अपीयरेंस मैटर? क्योंकि वो खुद अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत डिससैटिस्फाइड है एंड इंफीरियर भी फील करते हैं। तो फिलोसोफर उनसे एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जो उनके फ्रेंड के साथ हुई थी। जब वो फ्रेंड टीनेजर था तो वो अपना बहुत सारा टाइम मिरर के सामने अपने बालों को सेट करने में लगाया करता था और हमेशा की तरह जब वो ऐसा एक बार कर रहा था तो उसी वक्त उसकी दादी माँ ने कहा, "You are the only one who's worried how you look." Which means कि तुम्हारे अलावा और किसी के पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें इतने गौर से ऑब्जर्व करे। सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि तुम या तुम्हारे बाल सेट हैं या नहीं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिलोसोफर समझाते हैं कि अपने बारे में कोई अगर कंसर्न्ड होता है तो वो सिर्फ हम हैं, हम खुद ही हैं। दूसरों को तो सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज का यूज करना होता है एंड वो आपके टैलेंट या पॉजिटिव फैक्टर्स को लेकर ही कंसर्न्ड होते हैं। इसलिए हमें अपना ज़्यादा टाइम एंड कंसर्न अपने नॉलेज एंड बिहेवियर को इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए। अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए दोनों के दोनों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लैंड करते हैं, विच इज admitting fault is not defeat। फिलोसोफर एंड यूथ अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में होने वाले मेजर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एंड फिलोसोफर कहते हैं कि दो लोगों के बीच होने वाले मेजर इश्यूज पावर स्ट्रगल होता है। जिस मोमेंट कोई एक पर्सन इस बात से कन्विंस होता है कि आई एम राइट, उसी मोमेंट वो पावर स्ट्रगल की तरफ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि वो सही है तो ऑटोमेटिकली ये मीनिंग निकलता है कि सामने वाला गलत ही है और इस पॉइंट पे डिस्कशन का फोकस उस पर्टिकुलर मैटर से शिफ्ट होकर उस इंटरपर्सनल रिलेशन के स्टेट पे चला जाता है एंड फाइनली इट बिकम्स अ कॉन्टेस्ट जिसमें दोनों सोचते हैं कि आई हैव टू विन। क्योंकि हमारा माइंडसेट ही होता है जीतने का, तो हम अपनी गलती कभी एडमिट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने गलती एडमिट की तो हम उस डिस्कशन में हार जाएंगे। एज अ रिजल्ट इट ऑलवेज एंड्स अप चूजिंग द रॉन्ग पाथ। फिलोसोफर सेज कि लाइफ में हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में हमारी डिफीट नहीं होती। इनफैक्ट ना मानकर दूसरों पे जब हम वो गलती डाल देते हैं या दूसरों को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हम अपने रिलेशंस में पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि हम जिस लाइफ में जीते हैं वो काफ़ी सारे लोगों की ड्रीम लाइफ होती है जो हम शायद कभी भी रियलाइज नहीं कर पाते। ये सारी बात करते करते यूथ एंड फिलोसोफर को पता ही नहीं चलता कि रात कितनी हो चुकी है। यूथ अब वापस जाने लगता है और फिर आने का प्रॉमिस करता है। फिलोसोफर यूथ से कहता है कि नेक्स्ट डिस्कशन हम फ्रीडम से रिलेटेड करेंगे, तो उसके बारे में तुम क्या मानते हो ये सोचने की कोशिश करना। और इस तरह ये सेकेंड नाइट की कॉन्वर्सेशंस यहीं पर एंड हो जाती है। द थर्ड नाइट, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। सो लास्ट नाइट में फिलोसोफर ने यूथ से कुछ टॉपिक पे सोचने को कहा था, जैसे व्हाट इज फ्रीडम,
या लोग फ्री क्यों नहीं हो सकते? जो कुछ भी हमें फ्री होने से रोकता है उसका एक्चुअल नेचर क्या है? बट 2 वीक सोचने के बाद भी यूथ को इसका आंसर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। वो फिलोसोफर को बताता है कि बहुत सोचने के बाद भी वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया। बट इस ड्यूरेशन में उसने एक नॉवेल रीड की जिसकी एक लाइन उसे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मनी इज कॉइन्ड फ्रीडम, दैट इज धन सिक्कों में ढली स्वतंत्रता है। इस पर सोचने के बाद उसे लगा कि शायद पैसे से एक तरह की फ्रीडम अचीव की जा सकती है, क्योंकि लाइफ की सभी रिक्वायरमेंट्स को पैसों से सॉल्व किया जा सकता है और इससे किसी के अंदर फ्रीडम का सेंस आ सकता है। बट इन रियल सेंस ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जैसे ह्यूमन वैल्यूज एंड हैप्पीनेस। उसके अकॉर्डिंग बहुत पैसे होना एक बात है, हमारे आपसी रिश्तों दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पैसों से आप फ्रेंड्स नहीं खरीद सकते, ना ही आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला या केयर करने वाला पैसों से मिल पाएगा। ऑन द अदर हैंड वो डिस्टर्ब्ड रिलेशंस, जैसे कि हमारे बॉस के साथ रिलेशन, अगर ऐसे बेकार के रिश्तों से हमें फ्रीडम मिल जाए तो शायद लाइफ इजी हो जाएगी। बट बीइंग अ सोशल एनिमल, हम हमेशा ही किसी ना किसी रिश्ते में बंधे ही होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। एंड यहीं पे एडलेरियन के इस स्टेटमेंट में इतनी गहराई है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। और इसका ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम सब अपने रिश्तों से, अपने लोगों से रिकग्निशन की, स्वीकृति पाने की, एक्नॉलेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो ना मिलना बहुत डिस्टर्बिंग भी हो जाता है। यूथ अपना एग्जाम्पल देते हुए आगे बताता है कि उसका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ इतना खराब है कि अगर वो पेरेंट्स नहीं होते तो वो उन्हें अपना दुश्मन कहता। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूथ के पेरेंट्स हमेशा उसे अपने बड़े भाई से कंपेयर करते हुए ताना देते थे, उसकी लाइफ को क्रिटिसाइज करते थे कि उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसा जॉब करना चाहिए, वैसा जॉब करना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सारी चीज़ों का प्रेशर एज वेल एज अपने बड़े भाई जितना रिकग्निशन ना मिलना उसके लाइफ का एक मेजर प्रॉब्लम है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसे मानने लगे, उस पर ध्यान देने लगे। हम इंसान लगातार बाकी लोगों से एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन मिलने की इच्छा में जीते ही रहते हैं और ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यूथ के अकॉर्डिंग रिकग्निशन पाने की एक्सपेक्टेशंस एक्चुअल में एक यूनिवर्सल डिजायर है जो सभी ह्यूमंस को मोटिवेट करता है। बट इस बात को फिलोसोफर पूरी तरह से डिनाई करते हैं। फिलोसोफर इस मैटर में एडलेरियन साइकोलॉजी के मेजर प्रेमाइज की बात करते हुए कहते हैं कि एडलेरियन साइकोलॉजी डिनाइज द नीड टू सीक रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स। वो कहते हैं कि हमें दूसरों से मान्यता या एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है ही नहीं और उसे पाने की हमें कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अपने इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए फिलोसोफर यूथ से कहते हैं कि बाकी लोगों से रिकग्निशन मिलना काफी खुशी की बात है, पर यह कहना गलत होगा कि ये पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि किसी को स्वीकृति चाहिए ही क्यों, या आखिर इंसान लोगों की तारीफ क्यों चाहता है? वो इसलिए क्योंकि बाकी लोगों द्वारा स्वीकृति मिलने पर हमें अपनी अहमियत महसूस होती है। इससे इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूर भी होती है, खुद पर भरोसा होता है और अपनी अहमियत और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। बट फिलोसोफर इस नीड का रीजन हमारे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन के इन्फ्लुएंस को मानते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर
कोई सही काम करता है तो उसे तारीफ मिलती है, अगर उसका काम सही ना हो तो उसे सजा मिलती है। एडलर इस तरीके के बड़े क्रिटिक थे। इससे इंसान गलत लाइफस्टाइल की ओर जाता है, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा तो मैं एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लूंगा, और अगर कोई मुझे सजा नहीं देगा तो मैं इनएप्रोप्रिएट एक्शंस भी ले सकता हूँ। इससे अगर हमें किसी से सराहना नहीं मिले तो या तो हमारे अंदर नाराजगी आ जाएगी या फिर हम उस काम को कभी नहीं करने का फैसला कर लेंगे। जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ है। फिलोसोफर कहते हैं कि हम बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सैटिस्फाई करने के लिए नहीं जी रहे हैं। बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, एंड इट्स हाई टाइम कि हम सब इस बात को रियलाइज कर लें। जब ये सवाल उठता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, तो जाहिर है इसका जवाब होगा कि हम अपने लिए जी रहे हैं। यदि हम अपने लिए नहीं जी रहे तो फिर उसकी जगह हमारे लिए कौन जिएगा? सो एक्चुअल में हम अपने मैं के बारे में सोचते हुए जीते हैं, और शायद हम इस बात को रियलाइज भी नहीं करते। जब हम दूसरे लोगों से रिकॉग्निशन चाहते हैं और केवल ये सोचते हैं कि लोग हमें कैसे जज करते हैं, तो आखिर में हम दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। लोगों से रिकॉग्निशन मिलने की इच्छा ऐसे लाइफ की तरफ ले जाएगी जिसे आप उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर चलते हुए बिताते हैं जो आपको इस तरह के इंसान के रूप में देखना चाहता है। क्लियर वर्ड्स में कहा जाए तो आप असल में जो हैं उसे परे कर बाकी लोगों का लाइफ जीने लगते हैं। इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सैटिस्फाई करने के लिए नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं जिएंगे। हो सकता है कि कोई इंसान वैसा बर्ताव नहीं करे जैसा आप चाहते हो, लेकिन इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। फिलोसोफर आगे बताते हैं कि व्यक्ति को लोगों की स्वीकृति चाहिए, वरना उसे कष्ट होने लगता है। अगर किसी को बाकी लोगों से और अपने माता पिता से ये नहीं मिलती तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ऐसी जिंदगी क्या अच्छी होगी? क्या हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए? दूसरों से रिकॉग्निशन पाने की कोशिश करने में लगभग सभी लोग बाकी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने को एक गोल, एक लक्ष्य तक पहुंचाने का वे समझते हैं। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थॉट्स के साथ मेल खाती है, जिसमें कहा गया है कि अच्छा काम करने वाले इंसान को तारीफ मिलेगी, which means अगर आपके काम का मेन एम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है तो उसे करने में आपको काफी कठिनाई का सामना करना होगा। इसकी वजह यह है कि आप हमेशा लोगों द्वारा नजर रखे जाने और परखे जाने की चिंता में रहेंगे। इस तरह आप अपने आप को दबाकर जिएंगे, और इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसा बिहेवियर रखें जिसमें दूसरों की परवाह करना भी शामिल हो। और इसे समझने के लिए एडलेरियन साइकोलॉजी में सेपरेशन ऑफ टास्क के आइडिया को समझना जरूरी है। सेपरेशन ऑफ टास्क्स एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम से बचने के लिए फिलोसोफर आगे कहते हैं कि दूसरों की परवाह करना ही ह्यूमन बिहेवियर का प्रॉपर यूज करना है। इसलिए नेवर एक्ट विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स। सो सेपरेशन ऑफ टास्क्स इस आइडिया को एम्फेसिस देता है कि ये किसका काम है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जरूरत है और अपने खुद के काम को बाकी के कामों से लगातार अलग करना जरूरी है, और इसके साथ साथ एक दूसरों के काम में इंटरफेरेंस ना करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जनरली सभी रिलेशंस की प्रॉब्लम बाकी लोगों के काम में इंटरफेयर करने या खुद के काम में इंटरफेरेंस होने की वजह से होती है। ये किसका काम है, इसे क्लैरिफाई करने का एक इजी वे है कि ये सोचना कि जो काम चूज किया गया है उसके रिजल्ट्स को कौन अचीव करने वाला है, एंड जो भी उसे अचीव करने वाला है उसे ही उस पर फोकस से काम करना चाहिए।
एडलेरियन साइकोलॉजी इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करती है। इंटरफेयर ना करना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दूसरों से कोई मतलब ही नहीं रखना है। आपको बस इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी किसी को जरूरत हो तो उसकी हेल्प जरूर करनी है, कीपिंग इन माइंड कि उस काम से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास होगी और आपके पास नहीं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रिलेशन में ट्रस्ट करना भी सेपरेशन ऑफ टास्क ही है, जिसमें आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं और यही आपका टास्क है। ऑन द अदर हैंड, आपका पार्टनर आपके उस ट्रस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस के मैटर में क्या एक्शंस लेते हैं, ये उसका टास्क है। सो फिलोसोफर कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन, कंप्लेंट्स, वरी एंड पेन्स हैं जो कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से हैं, देन इट्स हाई टाइम कि आप अपनी लिमिट्स को जानें और दूसरों को उनकी लिमिट्स रियलाइज भी करवाएं। एंड ये आपकी लाइफ को इजी करने एंड आपके बर्डन्स को लाइटन अप करने में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। अपने इस डिस्कशन में आगे यूथ फिलोसोफर से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आखिर कैसे फाइंड करें, कौन सा तरीका अपनाएं। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए फिलोसोफर एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 4th सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया के किंग थे। जब वो पर्शिया के लीडिया की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें एक्रोपोलिस में एक चैरियट के, एक रथ के बारे में पता चला। उस रथ को फॉर्मर किंग गार्डियस के थ्रू मंदिर के एक पिलर से कसकर बांधा गया था और वहां का एक लोकल लेजेंड सेइंग था कि जो उस नॉट को, जो उस गांठ को खोलेगा वो एशिया का मास्टर होगा। वो गांठ इतनी कसकर बांधी गई थी कि कई हुनरमंद पुरुषों को लगा कि वे इसे खोल लेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो फिलोसोफर पूछते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसके सामने खड़े होकर आखिर क्या किया होगा? आप अपना आंसर नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। फिलोसोफर के इस सवाल का जवाब यूथ देते हुए कहते हैं कि उन्होंने आसानी से उस गांठ को खोल कर रख दिया होगा और इसीलिए वो आगे चलकर एशिया के रूलर बने। बट फिलोसोफर बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अलेक्जेंडर ने देखा कि वो गांठ कितनी कसकर बंधी थी, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसे काट दिया। कहा जाता है कि फिर अलेक्जेंडर ने डिक्लेयर किया कि नियति किसी सेइंग से निर्धारित नहीं होती, बल्कि अपनी तलवार से खुद उसका रास्ता बनाना होता है। डेस्टिनी इज नॉट समथिंग ब्रॉट अबाउट बाय लेजेंड बट बाय क्लियरिंग अवे विद वंस ओन स्वॉर्ड। और इस मशहूर किस्से को गार्डियन नॉट के नाम से जाना जाता है। फिलोसोफर कहते हैं कि इसी तरह की कॉम्प्लेक्स गांठों को, हमारे आपसी रिश्तों के बंधनों को पारंपरिक तरीकों से नहीं खोला जा सकता, बल्कि उन्हें काटने के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाना होगा। फिलोसोफर की इस बात को सुनकर यूथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है एंड शॉक्ड भी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सेपरेशन ऑफ टास्क्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फिलोसोफर उन्हें अपने रिलेशनशिप के गांठों को खोलने या काटने की बात कर रहे थे, विच मीन्स कि इससे तो हमारे सारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। बट अपनी इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए फिलोसोफर एक एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि बुक पढ़ते हुए अगर उसे चेहरे के बिल्कुल पास लाया जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक इसी तरह से अच्छे आपसी रिश्ते बनाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। अगर ये दूरी बहुत कम हो जाए तो लोग बहुत नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है।
पर साथ ही ये फासला बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उनके बीच इमोशनल दूरी आ जाती है। ऐसा होने पर बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई सलाह, कोई एडवाइस नहीं लेते और पेरेंट्स भी सही सलाह नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि हमें किसी रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ऐसा कर लेने से हम सामने वाले की लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते और ऐसा करने से हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। फिलोसोफर के इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद यूथ को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर यूथ के दिमाग में एक सवाल उठता है कि कितना अच्छा होता अगर सारे रिलेशनशिप से इंसान फ्री हो जाता। एंड इसीलिए वो फिलोसोफर से ये क्वेश्चन पूछता है कि हम अपनी लाइफ में रियल फ्रीडम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यूथ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि ह्यूमंस के लिए दूसरों के थ्रू नापसंद किए जाने को फेस करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और उनके इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए फिलोसोफर समझाते हैं कि मॉडर्न फिलोसफी में इस डिज़ायर को इंक्लिनेशन, झुकाव कहा गया है, जैसे कि एक पत्थर जिसमें जान ही नहीं होती। एक बार ये अगर नीचे की तरफ गिरने लगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये हमेशा नीचे रोल डाउन होती ही रहेगी। बट हम ह्यूमंस में जान होती है एंड हम इस इंक्लिनेशन के अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। हम अपने आप को नीचे गिरने से बचा सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। रिकग्निशन की डिजायर एक नेचुरल डिजायर है, बट क्या इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम नीचे गिरते ही रहेंगे? क्या आप अपने आप को एक पत्थर की तरह नीचे गिरते रहने देंगे? नहीं ना। तो फिर आप किसी से डिसलाइक होने के बाद इतना हर्ट एंड डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? फिलोसोफर समझाते हैं कि जब आप खुद को सबसे अलग क्वालिटीज के साथ एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप अपनी लाइफ के रियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। नॉर्मली फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। ये लाइन कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बट रियल है ना। नॉर्मली फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। जब आप किसी को पसंद नहीं आते तो ये सिंपली इस बात का प्रूफ है दैट यू आर यूजिंग फ्रीडम एंड आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी रहे हैं। पर जब भी कोई अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहता है तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। One has to pay its price. And interpersonal relationship में फ्रीडम की कॉस्ट ये है कि आपको कई बार नापसंद भी किया जाता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में रियल फ्रीडम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको डिसलाइक होना एक्सेप्ट करना होगा एंड तभी आप अपने हिसाब से जी सकेंगे एंड रियल हैप्पीनेस भी अचीव कर पाएंगे। एंड इस डिस्कशन के बाद यूथ अपने घर के लिए रिटर्न हो जाते हैं। आज का पूरा डिस्कशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था एंड उसे इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए यूथ फिलोसोफर से विदा लेकर अपने घर के लिए लौट जाता है। द फोर्थ नाइट, वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज। लास्ट नाइट के डिस्कशन के बाद द सेपरेशन ऑफ टास्क का कॉन्सेप्ट यूथ के लिए काफ़ी यूजफुल था एंड वो इससे काफ़ी कन्विंस था। बट ग्रेजुअली उसे ये मेथड काफ़ी लोनलीनेस फील कराता है। उसे लगता है कि अगर रियल फ्रीडम के लिए अपने रिलेशंस को कट करना होगा, खुद को डिसलाइक होते हुए एक्सेप्ट करना होगा, तो उसे फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसे आइसोलेशन की तरफ ले जा रहा था। एंड यूथ के इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फिलोसोफर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फिलोसोफर कहते हैं कि अब तक हमने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक दूसरे के टास्क को सेपरेट करने की बात जानी, बट ये ऐसा साउंड कर सकता है कि ऐसा करके उनके रिलेशंस में दूरियां बढ़ जाएंगी।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि एक दूसरे के टास्क को सेपरेट करने का मतलब किसी भी इंडिविजुअल को इग्नोर या अवॉइड करना नहीं है। लोग अक्सर ये मानते हैं कि हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ये सब एक दूसरे से अलग है और एक सेपरेट यूनिट की तरह काम करते हैं। यहाँ पर फिलोसोफर कहते हैं कि सही में अगर ऐसा हो तो इंसान की सोचने समझने और काम करने के मेथड्स में काफी डिफिकल्टी हो जाएगी। एक इंसान अपने आप में संपूर्ण होता है और उसका बॉडी, माइंड, दिमाग, इमोशन, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी बात का डर या टेंशन होने पर मन के साथ साथ हमारा बॉडी कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यूजुअली डर लगने पर आप ये फील करते हैं कि आपका पैर भी थोड़ा थोड़ा शिवर करता है। इंसान की इसी क्वालिटी को फिलोसोफर होलिज्म कहते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने के बावजूद इंसान में कोई भी काम करने या कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जरूरत होती है। हमारी इंटरपर्सनल रिलेशन की वजह से हमें खुशी भी मिल सकती है और दुख भी, इसलिए इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना जरूरी हो जाता है। इस बात को सुनकर यूथ फिलोसोफर से एक और जरूरी बात पूछते हैं कि क्या सिर्फ अपने बारे में सोचना बुरा है? फिलोसोफर समझाते हुए कहते हैं कि यूजुअली किसी भी इंसान के सेल्फ सेंट्रिक होने का मतलब इस तरह लिया जाता है कि वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं होती है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे इंसान कम्युनिटी में जो डिसीजन लिया जाता है वो अक्सर उसके अगेंस्ट होते हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है सेल्फ सेंट्रिक होने का, लेकिन फिलोसोफर इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं होते हैं और एडलेरियन साइकोलॉजी के बेसिस पर वो ये कहते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ के टास्क को सेपरेट नहीं कर पाते हैं और जिनको रिकॉग्निशन की भूख एक हद से ज्यादा होती है, ऐसे लोग सही मायने में सेल्फ सेंट्रिक कहलाते हैं। उनका जो भी बिहेवियर सोसाइटी और उनके आसपास के लोगों के साथ होता है वो इसी वजह से होता है। उनका ध्यान हमेशा इसी बात पर होता है कि लोग उनकी बातों पर कितना अटेंशन देते हैं या फिर दूसरे लोग उनको लेकर कितने ज्यादा जजमेंटल हैं। इसी बात को लेकर वे खुद के बारे में बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहते हैं और इसी बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि वे खुद दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। यही नजरिया लोगों को सेल्फ सेंट्रिक बनाता है। फिलोसोफर कहते हैं कि अगर हम सेल्फ सेंट्रिक हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम दूसरों के बारे में भी सोच सकें। सेल्फ सेंट्रिक होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बड़ी आसानी से बिखर कर टूट जाते हैं। सेल्फ सेंट्रिक होने से हमारे दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा होती है कि वे हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, वे हमारे लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमें फायदा हो। और जब ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं और फिर हम ऐसे लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। ये सब बातें हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करती है। फिलोसोफर कहते हैं कि यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। हर कोई इंसान इस दुनिया में खुद को इम्पोर्टेंस देता है और खुद को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है और बेशक ऐसा समझने में कोई बड़ी बात भी नहीं है। अपनी अपनी लाइफ में हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये तो केवल देखने का फर्क होता है कि हम कैसे दूसरों को देखते हैं और दूसरे कैसे हमें देखते हैं। आपने ग्लोब को तो देखा ही होगा, जिस तरह ग्लोब पूरी दुनिया का नक्शा बताता है और हमारे उसे देखने पर हर एक देश किसी न किसी एंगल से ग्लोब के सेंटर में नजर आता है। ठीक वही बात हमारे साथ होती है। कहने का मतलब यह है कि हर कोई हर वक्त हर जगह अलग अलग सिचुएशन में
सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। हम हमेशा किसी की भी नजरों में इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हो सकते हैं। इस बात को एक और जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई इंसान रिटायरमेंट की एज में पहुंच जाता है और काम करना बंद कर देता है, तो उसी वक्त से जहां जहां उसके काम को लेकर उसकी इम्पोर्टेंस होती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो इम्पोर्टेंट इंसान से एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाता है। और जब कोई भी इंसान इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो उसके मन में फीलिंग ऑफ डिसलाइक पैदा होनी शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि अक्सर रिटायर्ड लोग अगर फिर से अपना अलग सर्कल नहीं बनाते हैं, तो वो बड़ी जल्दी ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या यूजुअली हम उन्हें खड़ूस के नाम से भी जानते हैं। हम इंसानों को सोशल एनिमल ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हमारा कोई भी काम हमारे आसपास के लोगों और हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पर ये लॉजिक दे सकते हैं कि अगर कोई इंसान का दुनिया में कोई नहीं है और वो अकेला ही खुद की कंपनी एंजॉय करता है, तो उसे किसी भी सोसाइटी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान अकेले भले ही रह ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो सोसाइटी से कनेक्टेड तो होता ही है। उसके घर में खाने पीने का जो सामान आता है, पर्सनल केयर के लिए वो जो प्रोडक्ट्स यूज करता है, उसके जरिए ही वो सोसाइटी के कनेक्शन में रहता है। अकेले जीते हुए भी उसे दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। एंड यही वजह है कि हमें हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशन को हर रोज और स्ट्रॉन्ग बनाते रहने की कोशिश करनी होती है। क्या आपने कभी वर्टिकल रिलेशनशिप के बारे में सुना है? सर्कस तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो इस बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि कैसे किसी जानवर को किसी काम को करने के लिए ट्रेन किया जाता है। उसे ट्रेन करने के लिए ट्रेनर दो तरीके अपना सकते हैं। एक ये कि वो उसे जोर जबरदस्ती और मार का डर दिखाकर कुछ सिखाएं, और दूसरा ये कि उसे प्यार से बहला फुसलाकर कुछ सिखाएं और उसके एक सक्सेस पर उसे कुछ अच्छा खाने को दें, ताकि वो ये समझ सके कि ऐसा करने पर मुझे खाना मिलेगा। दोनों तरीके अपनी जगह सही भी हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन सही तरीका होने की पॉसिबिलिटी दूसरे वाले ऑप्शन में ज्यादा होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव तरीका है। आप सोच रहे होंगे, अब जानवरों को ट्रेनिंग देने और वर्टिकल रिलेशन का आपस में क्या रिलेशन है? इसे समझने के लिए इस एग्जाम्पल का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जानवर और इंसानों के बीच किसी भी वजह से जो भी जुड़ाव होता है, वो केवल वर्टिकल ही होता है, क्योंकि इंसान हमेशा किसी भी जानवर के कंपैरिजन में सुपीरियर होता है। और जहाँ पर भी बात सुपीरियर और इंफीरियर होने की आती है, वो रिलेशन वर्टिकल रिलेशन कहलाता है। दुख की बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी वर्टिकल रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं। ऐसा यूजुअली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। यहाँ फिलोसोफर के कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली कई बार हम अपने बच्चों या अपने से एज में छोटे लोगों के साथ वर्टिकल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। चलिए इसे भी एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई बच्चा घर के किसी काम में अपनी मम्मा की छोटी सी भी हेल्प कर देता है, तो वहाँ उसकी मम्मा उसे अप्रिशिएट करते हुए अक्सर कह देती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसकी जगह उसका हस्बैंड उसकी कोई छोटी सी मदद कर देता है, तो क्या वो बच्चे को कहीं वही बात अपने हस्बैंड को कह सकती है? ज्यादातर किस्सों में जवाब ना ही होगा, और इसका रीजन वर्टिकल रिलेशन है। बच्चा माँ से उम्र में कम होने की वजह से एक्सपीरियंस नहीं होता, और माँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बच्चों से सुपीरियर होती है। इसी वजह से वो उसे बड़े आसानी से अप्रिशिएट कर सकती है। बट हस्बैंड के केस में वहां पर वो वाइफ उन्हें थैंक यू या आई लव यू कहेगी। बात बड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची। किसी को भी किसी भी काम के लिए अप्रिशिएट करना एक जजमेंटल प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी इंसान को
उसकी एबिलिटी के आधार पर उसे जज किया जाता है। दूसरे और बड़े आसान वर्ड्स में कहें तो ये अपने से कम एबिलिटी रखने वाले इंसान को मैनिपुलेट करने का सबसे इजी वे है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल लगता है, बट एडलेरियन साइकोलॉजी में इस सिचुएशन को बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। वहाँ पर एप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि सामने वाले के अंदर आपसे कम एबिलिटी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा अक्सर पाया जाता है कि जो विमेन जॉब नहीं करती हैं और केवल घर ही संभालती हैं, उनकी वैल्यू जॉब करने वाली विमेन और मेन से कम देखी जाती है। हर तीसरे घर में जब हस्बैंड वाइफ के बीच किसी बात को लेकर कोई छोटी मोटी इश्यूज हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट उसकी वाइफ को सुनने को मिल ही जाता है कि तुम आखिर करती ही क्या हो। पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलो तो पता चले कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर वही लेडी कोई अच्छा काम कर दे तो भी उससे या तो ये सुनना पड़ता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में फालतू ही तो बैठी रहती हो। सो यूजुअली हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका रिलेशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वर्टिकल रिलेशन की तरफ चला जाता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जानकर यहाँ सवाल ये खड़ा हो सकता है कि क्या किसी अच्छे काम के लिए किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए? सो इसका आंसर है बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, जो है वहाँ सब बराबर हैं लेकिन एक से नहीं है। इस फॉर्मूले को दूसरे वर्ड्स में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशन में कोई सुपीरियर नहीं होता है और कोई भी इंफीरियर नहीं होता। सब बराबर होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। सबकी काम करने की एबिलिटी अलग अलग होती है और उनको उसकी एबिलिटी के बेसिस पर इस तरह के रिलेशन में जज नहीं किया जाता। जब हमारे आपसी रिलेशंस हॉरिजॉन्टल रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे मन में इग्नोरेंस होने का डर नहीं रह जाता। फिलोसोफर कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में एप्रिसिएशन की जगह एनकरेजमेंट ले लेती है। यहाँ हर किसी के अपने अपने सेपरेशन ऑफ टास्क्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। यदि कोई किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उस काम को करने की उसकी एबिलिटी नहीं है। कई बार एबिलिटी होने पर यानी साहस का अभाव होने पर भी कोई इंसान किसी काम को नहीं कर पाता। उसे बस थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल जाने पर वो उसी काम को बड़े इजीली कर सकता है। हॉरिजॉन्टल रिलेशन का यही फायदा होता है क्योंकि यहाँ किसी से किसी भी तरह के एप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं होती है। इस तरह की कोई भी उम्मीद होने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस एंड मापदंडों के बेसिस पे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड हमारे जिंदगी के दो ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये बड़े इजीली जान सकते हैं कि हमारा किसी के साथ वर्टिकल रिलेशन है या हॉरिजॉन्टल। जब कोई किसी काम के लिए हमें अप्रिशिएट करता है तो हमारे लिए उस एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कर लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता है और इस तरह से हम किसी के नज़रों में जजमेंटल हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोई जब हमें किसी काम के लिए थैंक यू कहता है तो ये साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। दूसरे वर्ड्स में हमारा किसी के लिए किसी काम में कंट्रीब्यूशन करने का एहसास दिलाने वाली फीलिंग होती है। ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से हमारा इम्पोर्टेंस झलकता है। इससे हमें हमारी वैल्यू का पता चलता है। किसी के नज़रों में अच्छा होने की फीलिंग होना और किसी के लिए यूजफुल होना, दोनों तरह की फीलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये डिफरेंस ही हमें जजमेंटल होने से बचाता है। अब ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आई एम श्योर आपके दिमाग में भी मेरी तरह एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए यूजफुल होकर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो उन लोगों का क्या जो उम्र के उस दौर से गुजर रहे होते हैं जहां वे किसी के लिए यूजफुल ना होकर केवल उन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, घर में बीमारी की हालत में बेड रेस्ट पर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। सो फिलोसोफर इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब तक ही होती है जब तक वो हमारे यूज में होती है। टीवी, एसी या फ्रिज अगर खराब हो जाती है तो या तो हम उसे रिप्लेस करवा लेते हैं या नया खरीद लेते हैं या उसे रिपेयर करवा लेते हैं। लेकिन किसी भी रिलेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिलेशंस एक्सचेंज नहीं होते। अगर कोई इंसान किसी वजह से किसी के लिए यूजफुल नहीं भी हो तो उनका होना ही फैमिली मेंबर्स के लिए सबसे बड़ी हिम्मत होती है। उनकी प्रेजेंस ही दूसरों को रिलीफ देती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन में हमेशा दोनों तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस ही हो। हर इंसान की खुद की एक वैल्यू होती है, उसका एक खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी की जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है या वो किसी के लिए काम नहीं आ सकता है। जब हम हमारी लाइफ में किसी भी एक रिलेशन को हॉरिजॉन्टल रिलेशन में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे बाकी के सारे रिलेशंस भी हॉरिजॉन्टल रिलेशंस में बदलने लगते हैं। एक बार ट्राई कर लेना कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। एंड इसी के साथ यूथ एंड फिलोसोफर की ये डिस्कशन यहाँ एंड हो जाती है, जिसके बाद यूथ अपने घर को लौट जाता है। आज के हुए इस डिस्कशन ने यूथ को बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने मिली जो फर्स्ट प्लेस पर उससे डाइजेस्ट तो नहीं हो रही थी, बट अभी उसके पास बहुत टाइम था इन सारे पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर कर सोचने के लिए। और इन सारी चीजों को सोचते हुए यूथ अपने घर लौट जाता है। The fifth night, to live in earnest in the here and now. यूथ लास्ट नाइट में हुए कॉन्वर्सेशंस के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स तक पहुंचता है एंड देन उसके मन में और काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि एडलेर इन साइकोलॉजी हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू इंक्वायरी में ही एंगेज रहती है और आपसी रिश्तों की विस्तार पूर्वक जांच पड़ताल करती है। एंड द फाइनल गोल ऑफ दीज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज कम्युनिटी फीलिंग। एंड इसी वजह से यूथ को लगता है कि क्या इतना होना काफी है? इज दिस रियली इनफ? क्या और कुछ नहीं है जिसे अचीव करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं एंड किस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ उसका मानना है कि हम सब हमेशा अपने बारे में ही चिंता करते हैं एंड इसके पीछे का रीज़न है कि हम नहीं चाहते कि कोई हम पे हंसे या फिर हमें बेवकूफ़ समझे। यूथ जितना ज़्यादा इस बारे में सोचता जा रहा था उतना ही उसे लगता था कि उसका अपना एग्जिस्टेंस कितना छोटा एंड इनसिग्निफिकेंट है। एंड इन्हीं सब बातों पे सोचते हुए वो एक मंथ के बाद फिलोसोफर से फिर से मिलने जाता है। फिलोसोफर यूथ के इन सारे डाउट्स, क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स के बारे में सुनते हुए अपना व्यू शेयर करते हैं। चलिए तो उनके इस सारे डिस्कशन के बेसिस पे फिलोसोफर क्या एक्सप्लेन करते हैं उसे हम डिटेल में समझते हैं। फिलोसोफर कहते हैं कि कई बार हम इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि खुद के अंदर ही दूसरों को लेकर एक डर पैदा कर लेते हैं। ये डर एंड इनसिक्योरिटी किसी भी तरह का हो सकता है और किसी भी एज के इंसान को हो सकता है। इस तरह का डर बच्चों को कम ही होता है क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग एक एज बीत जाने के बाद ही होना शुरू होती है। ये जो डर होता है ये अक्सर नए लोगों से मिलने को लेकर होता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वे दूसरों से मिलने से पहले या किसी मीटिंग में बोलने से पहले ये सोचते हैं कि कहीं लोग उनका मजाक ना बना दें। कई लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी रीज़न से इग्नोरेंस का शिकार होते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि लोग उन्हें नापसंद करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है।
फिलोसोफर कहते हैं कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं उनकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। जब इंसान को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है तो दूसरे लोग क्यों उस पर बिलीव करेंगे या क्यों उसे एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह का डर लोगों के बीच जाने से ही होता है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम अकेले अपने रूम में होते हैं जहां हमें ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं होता है तो हम कितनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं। हम खुद को किंग समझते हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग अक्सर तब नहीं आती है जब हम लोगों के बीच में होते हैं। फिलोसोफर कहते हैं अगर हम भी इस तरह की परेशानी से लड़ रहे हैं तो इससे बाहर निकलने का रास्ता है। इसके लिए हमें 3 बातों पर फोकस करने की जरूरत होगी। फर्स्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद पर भरोसा या खुद का स्वीकार करना। सेकंड, दूसरों पर विश्वास करना। एंड थर्ड, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहना। सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में खुलकर बात करें तो इसका मतलब रियलिटी को खुले दिल से एक्सेप्ट करना होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में 60% स्कोर करता है और वो ये एक्सपेक्ट करके कुछ इस तरह सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकता हूँ, तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है। उस स्टूडेंट को अपनी लिमिटेशन पता है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है। इस समरी ऑडियो बुक को सुन रहे जो लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या एग्जाम में कम स्कोर करना निराशाजनक बात नहीं है? क्या कम स्कोर कर रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद ही पॉजिटिव फील किया जा सकता है? फिलोसोफर यहाँ कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और जो परफेक्ट होने का दावा करते हैं वो खुद से और लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जिंदगी में कम एबिलिटी होने पर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का यहाँ ये मतलब होता है कि जो कुछ बदलना हमारे हाथ में नहीं है उसे हमें बदलने की कोशिश करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ हम बदल सकते हैं उसके लिए हमें कोशिश हमेशा ही करती रहनी चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी इंसान के पास एबिलिटी की कमी नहीं होती है। कमी होती है तो सिर्फ हिम्मत की, करेज की। सेकंड पॉइंट जो फिलोसोफर ने मेंशन की है वो है दूसरों पर विश्वास करना। इस बारे में और ज़्यादा जानते हुए हमें पहले विश्वास के बारे में थोड़ा खुलकर जानना होगा। विश्वास को लेकर इंग्लिश में एक्चुअली 2 वर्ड्स यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। दोनों ही वर्ड्स विश्वास से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रस्ट वाला विश्वास किसी के साथ भी कुछ कंडीशंस के साथ आता है। ये एक तरह की क्रेडिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है जिसकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हमें उतना ही लोन मिलता है ताकि हम उस लोन का पैसा वापस लौटा सकें। ट्रस्ट कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ट्रस्ट पर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। है ना ये बहुत अजीब सी बात। एडलेरियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी पर भी बिना किसी शर्त या कंडीशन के विश्वास करना कॉन्फिडेंस कहलाता है। बिना किसी शर्त के किसी पर विश्वास कर लेने से कई बार ये हो सकता है कि हमें धोखा हो या कोई हमारे विश्वास का फायदा उठा ले। ऐसा होना पॉसिबल है, लेकिन ये सारी बातें इमोशन से जुड़ी हुई होती है। अगर हम किसी पर बिना शर्त के विश्वास करने लगते हैं तो वो दूसरों को हमारी आंखों में दिखाई देता है, इसलिए हमारे विश्वास को कोई धोखा नहीं दे सकता। वैसे भी हमारे किसी पर विश्वास करने से वो इंसान हमें धोखा दे सकता है या नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। याद कीजिए जरा सेपरेशन ऑफ टास्क्स वाली बात। हमारा काम यहाँ सिर्फ
हमारे टास्क के बारे में सोचना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर किसी पर बिना किसी शर्त और कंडीशन के विश्वास करना प्रैक्टिकल वे से पॉसिबल नहीं है। तो क्या एडलेरियन साइकोलॉजी की ये बात सही नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें सभी पर अनकंडीशनल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिन लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेटर बनानी होती है, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए। जहां अनकंडीशनल कॉन्फिडेंस होता है, वहां डाउट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर डाउट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हमारी लाइफ में अक्सर हमारा सामना कुछ ऐसे सिचुएशन से होता रहता है जिसे लेकर कभी कभी हम अटपटे से हो जाते हैं। हम खुद ऐसी सिचुएशन में दुखी हो जाते हैं। बट फिलोसोफर ऐसे सिचुएशन से निपटने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना हो सकता है, पर हम ऐसा करके खुद दुखी होने से बच सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्सर घरों में ये होता है कि डिनर कर लेने के बाद बच्चे अपने अपने रूम्स में मस्त होके चले जाते हैं। हस्बैंड काउच पर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं और वाइफ जो है वो सबके बर्तन उठाने में और किचन के दूसरे छोटे मोटे बट काफ़ी सारे काम करने में बिजी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में वाइफ के मन में ये क्वेश्चंस आना नॉर्मल सी बात है कि कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करता है, क्यों मुझे ये सब काम अकेले करना पड़ता है, और ऊपर से ये सारा काम करने के बावजूद घर का कोई भी मेंबर मुझे थैंक यू तक नहीं कहता। इस तरह की सोच किसी भी इंसान के मन को दुखी कर सकती है। इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स के लिए एक तरह की नेगेटिव फीलिंग को भी जनरेट कर सकती है। पर इसे अगर इस तरह से सोचा जाए कि मैं अपनी फैमिली के लिए और क्या कर सकती हूँ, तो इस तरह के थॉट्स मेंटल पीस देने का काम करेगी और ऐसी सोच से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी। ऐसी सोच एक बार डेवलप हो जाने पर इसका असर हमारे काम पर भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। अपने काम के लिए स्पिरिट देखकर दूसरे लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए आगे आने लगते हैं। आपको ये अब तक सुनी हुई बातें कुछ अजीब सी लग सकती है, पर ये सब साइकोलॉजिकली प्रूवन है। भले ही ये सारी बातें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लगे, लेकिन इसका असर हमारी लाइफ में ज़रूर होता है। ये बात सच है कि इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि दुनिया में हर कोई बुरा भी नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में भले एक दो खराब एक्सपीरियंसेस से किसी पर भी विश्वास ना करना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मान लीजिए 10 लोगों के ग्रुप में से एक इंसान आपको पसंद नहीं करता है और आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप भी उसे नापसंद ही करेंगे। अगर उस ग्रुप में से 2 लोग आपको पसंद करते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी उन दोनों के साथ फ्रेंडशिप हो जाए। उसी ग्रुप में से बाकी के लोग ना तो आपको पसंद करते हैं और ना ही आपको नापसंद करते हैं। तो अब आप बताइए कि उनमें से आप किन लोगों पर अपना अटेंशन देंगे? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो जो आपको नापसंद करते हैं उस पर, या वो जो आपको पसंद करते हैं, या फिर वो जो ना तो आपको पसंद करते हैं और ना ही नापसंद। हमारी इन्हीं जवाब के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान सिर्फ खराब इंसान या खराब इंसिडेंसेस, खराब एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते हैं, उनकी लाइफ में दूसरों के लिए कोई हार्मनी नहीं होती है। मतलब ये दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं। फिलोसोफर यहाँ हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के लिए बाकी सारी बातों को इग्नोर करते हैं।
यहाँ तक कि वो अपने रिलेशन को भी इग्नोर करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो वर्कहॉलिक होते हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई भी काम किसी भी रिश्ते से बढ़कर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पर जब कोई अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि ज़िंदगी में उस इंसान को बार बार इग्नोरेंस और नापसंद होने का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने आसपास रिटायरमेंट लाइफ जी रहे ओल्ड एज लोगों पर नज़र डालें तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अपने बच्चों से शिकायत रहती है और उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं या फिर साथ रहने के बावजूद भी उनसे बात नहीं करते या फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। इस तरह किसी की भी ज़िंदगी में जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज खड़े हो तो ऐसा होने का कारण उस इंसान का वर्कहॉलिक होना भी हो सकता है। एंड इसलिए फिलोसोफर बार बार हमें ये कहते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम हमारी कॉम्प्लिकेटेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से ही पैदा होती है। इसी वजह से हमें लोगों के बीच रहते हुए भी इग्नोर किया जाने की फीलिंग आती है या ऐसा लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। कई बार हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि हम लोगों के बीच कुछ स्पेशल नजर आए और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इंसान हर समय सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो जब हमारे ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है और हम खुद ही कमियां खोजने लगते हैं, खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इसलिए उनकी एडवाइस तो यही है, स्पेशल बनने की नहीं बल्कि इंसान बनने रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कुछ अचीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत ही बड़ा कुछ अचीव किया हो बट उनके साथ साथ वो हम्बल ना रहे, ईगो, एरोगेंस या दिखावा में सबको अपने से छोटा समझे, बट फिर भी क्योंकि वो बहुत रिच है या बहुत सक्सेसफुल है तो क्या इससे लोग उनकी पूजा करने लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे उल्टा उनसे दूर होते जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं। बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता है। पैसा, पावर और शोहरत कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। इमोशनल सपोर्ट पाने के लिए हमें अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा और पावर बुरी चीज़ है। फिलोसोफर के कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि पैसा और पावर अचीव कर लेने के बाद भी हमें सामान्य इंसान की तरह ही बने रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे मोमेंट्स से बनी होती है। ये मोमेंट्स वक्त बीतने के साथ साथ ग्रेजुअली गुजरते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पल भी बीत जाएगा और हमें हमेशा ये होप रखनी चाहिए कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही होगा और उसे अच्छा बनाने के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। जिंदगी में कुछ खो देने से सारी जिंदगी ही बर्बाद नहीं होती है। जिंदगी के कुछ पल भले ही बर्बाद हो सकते हैं, सारी जिंदगी नहीं। थोड़ा समय गुजर जाने दें और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद नए मोमेंट्स, नई हैप्पीनेस लेकर ज़रूर आएगी। कभी भी हमेशा विंटर का मौसम नहीं बना रहता है, बल्कि समर्स एंड स्प्रिंग्स भी आते हैं। इसलिए हमें हर मौसम में खुश रहना सीख जाना चाहिए, तभी हम किसी की नज़रों में नापसंद होने की परवाह किए बिना खुशी से अपनी लाइफ जी सकते हैं। एंड इसी के साथ यूथ एंड फिलोसोफर के हुए लास्ट नाइट का डिस्कशन यहाँ एंड होता है। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ यूथ खुशी खुशी अपने नए दोस्त से विदा लेते हैं और घर की तरफ निकलता है। यहाँ रास्ते में वो ये गुनगुनाते हुए जाता है कि द वर्ल्ड इज सिंपल एंड लाइफ इज टू।
सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की ऑडियो बुक समरी द करेज टू बी डिसलाइक्ड यहाँ पर एंड होती है। पर्सनली मुझे ये बुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी है एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद भी आप एक बार इस बुक को पर्सनली रीड ज़रूर करें, बिकॉज ये तो सिर्फ एक समरी है ना, लेकिन जब आप इस पूरी बुक को रीड करेंगे ना तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस फील होगा, बिकॉज पूरे बुक में बहुत सारी और भी छोटी छोटी स्टोरी से इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर रीड करें। एंड आज का ये पूरा ऑडियो बुक समरी आपको कैसा लगा है, प्लीज़ अपने फीडबैक्स, वैल्यूएबल फीडबैक्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट्स को रीड करके मेरी सारी मेहनत का मुझे लगता है मुझे फ्रूट मिल गया है, बिकॉज़ जब मैं अकेले इस ऑडियो बुक के पीछे मेहनत कर रही होती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, और जब मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ये छोटी सी फैमिली भी बहुत कुछ सीख रही है मेरे इस एफर्ट्स के साथ। सो अगर आज का ये वीडियो आज का ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्द नई किसी ऑडियो बुक समरी के साथ। एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक की समरी चाहते हो तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। See you in the next one. Till then, take care of yourself. The Aesthetic Narrator signing off.